नमस्कार, मैं श्यामा मिश्रा और आपका हमारे चैनल स्टडी टॉपर में हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं जीन पियाजे को। जीन पियाजे जो हैं एक महान मनोवैज्ञानिक हैं जिनको हम कुछ समय में तो नहीं समझ सकते हैं, है ना। इनको समझने के लिए, इनके सिद्धांतों को समझने के लिए हमें समय चाहिए। तो इसी श्रृंखला में इनके दो सिद्धांत अभी हम पढ़ चुके हैं, एक भाषा विकास का सिद्धांत, एक नैतिक विकास का सिद्धांत। आज हम लोग सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है इनका, जीन पियाजे महोदय का। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिससे जीन पियाजे से प्रश्न ना पूछे जाएं और संज्ञानात्मक विकास से प्रश्न ना पूछे जाएं। तो ये जो सिद्धांत है अति महत्वपूर्ण है। एक एक चीज़ को हम लोग बहुत बारीकी से समझेंगे और आगे जो भी ये सिद्धांत पढ़ाने के बाद हम इसकी एक प्रश्नोत्तरी भी कराएंगे, जिसमें विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनसे प्रश्न लेकर आएंगे कि इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस कराएंगे। तो आइए देख लेते हैं कि इनका जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो क्या है, क्या कहता है। तो जीन पियाजे जो हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जीन पियाजे महोदय जो हैं वो संज्ञानवादी विचारधारा के थे। और किस विचारधारा के थे? तो नवीन संज्ञानवादी विचारधारा के थे। संज्ञानवाद दो भागों में डिवाइड हो गया। एक हो गया प्राचीन संज्ञानवाद, जिसके समर्थक थे आपके संज्ञानवाद की नींव किसने रखी थी? तो मैक्स वर्दीमर ने रखी थी। देख लेते हैं। ये मान लीजिए संज्ञानवाद है, संज्ञानवाद, ठीक है। ये आगे दो विचारधाराओं में डिवाइड हो गया। एक हो गई प्राचीन विचारधारा, और एक हो गई नवीन विचारधारा, नवीन विचारधारा, ठीक है। प्राचीन विचारधारा के जो समर्थक थे वो आपके जो संज्ञानवाद के संस्थापक थे वो कौन थे? मैक्स वर्दीमर थे, मैक्स वर्दीमर, ठीक है। सहयोगी कौन थे? कोहलर महोदय, कोफका, ठीक है। और नवीन विचारधारा में कौन कौन आ गए आपके? एक तो यही आ गए पियाजे महोदय, पियाजे आ गए, वाइगोत्स्की आ गए, जेरोम ब्रूनर आ गए, ठीक है। ये लोग नवीन विचारधारा के अंतर्गत आ गए। अब देख लो, इन्होंने जो संज्ञान शब्द, ये कहते हैं संज्ञानवाद, ठीक है, ये संज्ञानात्मक विकास, ये संज्ञान क्या है? सबसे पहले संज्ञान को देख लेते हैं। संज्ञान क्या होता है देख लीजिए। संज्ञान सबसे पहले तो मानसिक योग्यताओं का एक पुंज है। कौन कौन सी मानसिक योग्यताएं आती हैं? या मानसिक योग्यताओं का एक संगठन होता है क्या? संज्ञान। कौन कहलाता है? संवेदना, संज्ञान के अंतर्गत संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, यानी हमारे सामने कोई समस्या आई, ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया? उस समस्या का प्रत्यक्षीकरण किया, यानी उसको देखा। प्रतिमा, हमारे दिमाग में उस समस्या से रिलेटेड कोई पूर्व प्रतिमा होगी, इमेज, वो आ गई, दिमाग में आ जाती कि हाँ इससे पहले भी ऐसी कोई घटना हमारे साथ हुई होगी, तो प्रतिमा। उसके बाद धारण, जो हम अपनी मेमोरी में उस चीज़ को फीड कर लेते हैं, धारण। उसके बाद होता है आपका समस्या समाधान। बाकी समस्या समाधान सबसे लास्ट स्टेज में आएगा, देखो, धारण। उसके बाद तर्क, जो भी समस्या आई उस पर हम लोग क्या करते हैं? तर्क शुरू करते हैं, चिंतन शुरू करते हैं, है ना। प्रत्यावाहन, यानी पुरानी जो अनुभव हैं उनसे नए अनुभव को जोड़ लेते हैं और अपनी नई समस्या का समाधान कर लेते हैं। तो ये सारी मानसिक क्रियाएं हैं। ये सब कौन कौन सी? संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिमा निर्धारण या और धारण, समस्या समाधान, तर्क, चिंतन एवं प्रत्यावाहन जैसे मानसिक शक्तियों का संगठन जो होता है वो क्या होता है? संज्ञान होता है। और संज्ञानवाद जो है वो किस चीज़ पर बल देता है? सूझ पर। आपने देखा होगा, सूझ, प्रत्यक्षीकरण, इनके द्वारा अपनी समस्या और अनुकूलन, इनके द्वारा अपनी समस्या समाधान करने पर जोर देता है। कौन? संज्ञानवाद, ठीक है। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट था इनका समझने का। आगे समझते हैं कि इन्होंने जो अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है उसमें कुछ शब्दों का प्रयोग किया है, ठीक है। जीन पियाजे महोदय बहुत जीनियस थे, तो वो शब्द पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इन्होंने कितनी इसकी अवस्थाएं दी हैं उन अवस्थाओं पर चलेंगे हम लोग। तो देखिए, जीन पियाजे महोदय ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कुछ शब्द दिए हैं।
उन शब्दों को समझना बहुत आवश्यक है। देख लेते हैं। तो यहाँ हमने आपको 19 शब्द लिख के दिए हैं। देखिए क्या है ये शब्द। सबसे पहला इन्होंने दिया है कि संक्रिया, पहला वर्ड दिया है संक्रिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशन, है ना। इन्होंने क्या कहा है कि बालक जो है जब वो किसी वस्तु को देखता है या किसी व्यक्ति को देखता है, ठीक है, या किसी घटना को देखता है, तो सबसे पहले उस पर क्या करता है, संक्रिया करता है, यानी उसका ऑपरेशन करता है, यानी देखता है। जैसे मान लो उसको कोई खिलौना दिया गया, तो अब उस खिलौना में वो क्या करता है, उसको सबको तोड़ तोड़ के अलग कर देता है, उस पूरा पार्ट का डिवाइडेशन कर देता है। इसी प्रकार जब उसके सामने कोई समस्या आती है, तो उस समस्या को, या मान लीजिए हम ही लोगों के सामने कोई समस्या आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस समस्या का पहले ऑपरेशन करते हैं, यानी देख लेते हैं कि कहाँ से जनरेट हुई, कितने समय तक रह सकती है, कैसे इसका समस्या का समाधान होगा, किन किन लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्या किन किन वस्तुओं की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये सब क्या होता है, संक्रिया होती है, यानी ऑपरेशन। ये हमारे दिमाग में ही हो जाता है। जब हमारे सामने कोई वस्तु आती है, कोई व्यक्ति आता है, कोई स्थान आती है, कोई समस्या आती है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले उस पर संक्रिया करते हैं। संक्रिया मतलब क्या होता है, चीज़ों को अलग अलग करना, यानी उसको ऑपरेट करना, ठीक है। दूसरा शब्द जो इनका है वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व को क्या होता है कि कोई वस्तु है, ठीक है, वो हमारे सामने आई, मान लीजिए ये पेन है, ये पेन एक बालक के सामने आपने प्रस्तुत किया, ये पेन उसको दिखाया। अब इस पेन की जगह अगर आप चाहें कि कोई दूसरी चीज़ आप उसको दिखाएं और वो ये पेन लेने की ही जिद करे, तो इसका मतलब क्या है, ये वस्तु स्थायित्व है, क्योंकि ये पेन है या मार्कर है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो संप्रत्यय है, वो उसके दिमाग में फिट हो गया है। किसके तहत हुआ है, आगे हम पढ़ाएंगे, स्कीमा के तहत, है ना। स्कीमा क्या होता है, विचारों का एक संगठन, एक पैकेट होता है, जिसमें हम जो भी देखते हैं उनकी सबकी पिक्चर जो होती है वो हमारे दिमाग में सेट हो जाती है, या जो भी सोचते हैं वो विचार हमारे दिमाग में सेट हो जाता है। किसके तहत, स्कीमा के तहत, है ना। तो जैसे बच्चे हैं, बच्चों जो भी देखते हैं, जैसे मान लो वो कोई किसी भी चीज़ की जिद कर रहे हैं और आप, कोई मोबाइल फ़ोन ही है, वो आपसे मांग रहे हैं या वो चला रहे थे मोबाइल फ़ोन, आपने उनसे ले लिया। अब वो मांग रहे, आप कह रहे हो नहीं वो बिल्ली ले गई है, कुत्ता ले गया, ये यहाँ चला गया, वहाँ चला गया, वो वही मांगने का जिद करता है। इसका मतलब क्या है, उसके अंदर वस्तु स्थायित्व आ चुका है, वो अब उसको वही वस्तु चाहिए जो उसने देखी है। तो ये होता है क्या, वस्तु स्थायित्व। अगला हमारा है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। बच्चे जो हैं या हम सभी कैसा व्यवहार करते हैं, मूल प्रवृत्तियों के अनुसार व्यवहार करते हैं। हम सभी के अंदर 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। जब हमारा जन्म होता है तो उसमें से 1 या 2 ही मूल प्रवृत्तियाँ जनरेट होती हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम सामाजिक वातावरण में आते हैं, वैसे वैसे हमारी मूल प्रवृत्तियाँ जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं। तो हम व्यवहार कैसा करते हैं, मूल प्रवृत्तियों के अनुसार व्यवहार करते हैं। फिर भी मान लीजिए जैसे एक मूल प्रवृत्ति है हम लोगों की जो मेन है, वो है क्रोध। अब हम कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी विद्वान हो जाएं, लेकिन क्या होता है कि जब हमें क्रोध आता है तो हम अपनी मूल प्रवृत्ति में आ जाते हैं, हमारा सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति की असली पहचान करना है तो क्या करना है, उसको थोड़ा सा क्रोध दिला दीजिए। अगर गुस्सा होगा उसमें समझ में आ जाएगा इसकी भाषा कैसी है, इसके संस्कार कैसे हैं, कैसे परिवार से बिलोंग करता है, इसके ज्ञान का लेवल कितना है। क्योंकि इसके पहले जो वो आपके सामने व्यवहार कर रहा होगा वो व्यवहार कैसा होगा, संतुलित व्यवहार होगा, बनावटी व्यवहार होगा। लेकिन अगर एक्चुअल व्यवहार देखना है तो किसी को कभी गुस्सा दिला के देख लीजिए, है ना। तो हमारा जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। ये मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार पता हो गया आपको। अगला है जीववाद। जीववाद पता है क्या, निर्जीव चीज़ों में भी सजीव ढूंढना या निर्जीव चीज़ों को सजीव जैसा मानना क्या होता है, जीववाद होता है। बच्चे क्या करते हैं, जैसे बच्चे को आप कोई खिलौना देते हो, मान लो आपने उसको गुड़िया दी या आप उसके लिए कोई भी खिलौना लेके आए, हाथी घोड़ा शेर जो भी लेकर आए, जो भी खिलौना आपने टेडी एडी लेकर दिया, अब क्या है वो उस निर्जीव को सजीव मानने लगता है। अगर वो खाएगा तो उसे खिलाई लो, तुम भी खा लो, है ना। वो पानी पिएगा तो उसको पिलाने का, वो मोबाइल देख रहा लो तुम भी देख लो, है ना। तो ये चीज़ क्या होती है, जीववाद कहलाती है कि निर्जीव चीज़ों में भी सजीव देखना या निर्जीव चीज़ों को सजीव समझना क्या होता है, जीववाद होता है। ठीक है, निर्जीव को सजीव समझना जीववाद होता है। अगला है परावर्ती क्रियाएं। परावर्ती क्रियाएं क्या, जैसे बच्चा है, बच्चा जब कोई कार्य करता है, खासकर प्रारंभिक शैशवावस्था में, जैसे मान लो
उसको आपने एक जगह बैठा दिया, अब उसको घिसटना आ रहा है, या वो चलने भी लगा है तो थोड़ा थोड़ा चलता है, वो तेज़ भागना नहीं आ रहा है, तो उस टाइम उसके सामने कोई वस्तु होती है, उस वस्तु को वो पकड़ना चाहता है। तो खिसट के या धीरे धीरे चल के उस जा कर के उस वस्तु को पकड़ लेता है, ले लेता है। तो अब बार बार पुनः, जैसे बच्चों को जब हम लोग चलना सिखाते हैं, या जब वो कहते नहीं कि अपने घुटनों के बल चलते हैं, तो हम लोग यही करते हैं। या जब वो शुरुआती दौर पर खिसकना शुरू करते तो करते क्या, कोई वस्तु अट्रैक्टिव, जैसे बच्चों को कलर बहुत पसंद हो, उसमें रेड और ग्रीन कलर बहुत ही पसंद होता है, अट्रैक्टिव कलर है, तो उसके सामने वो कलर रख देते हैं। और वो कलर रखने के बाद अब बच्चा उसको लेने का प्रयास करता है। जैसे वो एक बार प्रयास करने के बाद वहाँ तक पहुँच गया, फिर क्या करते हैं, उस वस्तु को लेकर और थोड़ा सा आगे रख देते हैं, दोबारा फिर वो पुनः प्रयास करता है। तो जब उसने पहली बार में उस वस्तु को प्राप्त किया तो उसे आनंद की अनुभूति हुई, खुशी मिली उसको। अब बार बार वो उस क्रिया को करता है। यही आपका क्या कहलाता है, परावर्ती क्रियाएं कहलाती, जिसमें क्या होता है कि ऐच्छिक क्रियाओं को दोहराना। बच्चे जो होते हैं, जैसे मान लो शैशवावस्था, प्रारंभिक शैशवावस्था से ऊपर भी हो गए, वो जो भी कोई कार्य सीखते हैं, जैसे मान लो कि आप बच्चों को एक बार बाइक पे लेकर कहीं घुमाने के लिए ले गए, अब क्या उसको वो कार्य करने में अच्छा लगा, उसको बाहर जाने में अच्छा लगा, तो अब वो बार बार जिद कर रहा है वही कार्य करने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परावर्ती क्रिया कहते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि परावर्ती क्रिया क्या होती है, जिसमें ऐच्छिक कार्य को, यानी जो अपने मन को अच्छा लगे उस कार्य को बार बार दोहराना परावर्ती क्रिया कहलाता है। ठीक है, अगला है अविलोम्यता, या इसको हम लोग कहते हैं अनुत्क्रमणशीलता, या अपरिवर्ती, या अपलटावी। ठीक है, ये ऐसी अवस्था होती है, अपलटावी मतलब जिसमें पलट बच्चों को नहीं आती है। ठीक है, कोई मान लीजिए जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को हमने ऊपर से खोल दिया, ठीक है, खोलने के बाद उनको दे दिया, इस तरीके से दे दिया। अब वो इस मार्कर को नहीं खोल पा रहे हैं, तो ये क्या होता है, अपलटावी होता है। यानी इसमें बच्चा क्या है, पलट के वार नहीं कर पाता है, यानी बदला हुआ व्यवहार जो है वो नहीं कर पाता है। इसको हम लोग अपलटावी या अविलोम्यता कहते हैं, या अनुत्क्रमणशीलता कहते हैं, या अपरिवर्ती कहते हैं। जैसे एक और इसमें एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। जैसे हमने बच्चों को सिखाया कि 2 और +2 बराबर 4 होते हैं। ठीक है, 2 + 2 बराबर 4 होते हैं, लेकिन अब बच्चे को यहाँ पे अविलोम्यता नहीं आती है उसको। अब अगर उससे कहें कि 4 में अगर 2 घटाएंगे तो भी तो 2 आ जाएगा, लेकिन ये संक्रिया उसको नहीं आती है, विरोधाभास। उसको सीधी से समझ लो, अविलोम्यता मतलब होता है विरोधाभास, और बच्चों को शैशवावस्था में विरोधाभास उनके पास नहीं होता है। ठीक है, अगला है संरक्षण का अभाव। अब वो हम जैसे बच्चे हैं, बहुत सी चीज़ों को देखते हैं। सीधी सी बात है कि जब उनका जन्म होता है, उसके बाद वो जब सामाजिक परिवेश में आते हैं, तो हर एक चीज़ उनके लिए विचार का विषय होती है। हर एक चीज़ को वो देखते हैं और स्कीमा के तहत उनके दिमाग में वो चीज़ सेट भी होती है। लेकिन बच्चों में एक विशेषता है कि वो अनुकरण द्वारा बहुत सीखते हैं। उनका सीखना ही पूरा डिपेंड अनुकरण पर होता है। बहुत जल्दी सीखते हैं, लेकिन भूलते भी बहुत जल्दी हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संरक्षण का अभाव। वो अपने मेमोरी में ज़्यादा देर तक किसी चीज़ को नहीं रख सकते। मान लीजिए हम यही मार्कर का एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम उनको खोलना सिखा दें, मार्कर दिखाया, संप्रत्यय उनके दिमाग में बन गया, कॉन्सेप्ट बन गया कि ये मार्कर है। ठीक है, लेकिन हमने इसको खोला कैसे, खोल के कैसे बंद किया, उसके बाद अगर आप उससे 2 घंटे बाद पूछो तो वो भूल जाएगा। तो क्या है, संरक्षण का अभाव। ठीक, अपने माइंड में कोई चीज़ ज़्यादा देर तक धारण नहीं कर पाता। धारण कह सकते हैं कि धारण का या संरक्षण का अभाव होता है। अगला है अनुकरण। बच्चे कैसे सीखते हैं, अनुकरण के द्वारा। मैं अभी बता चुकी हूँ आपको, अनुकरण द्वारा। नकलची बहुत होते हैं, अनुकरण मतलब नकल करना होता है। ठीक है, अगला है अहम केंद्रिता। अपने आप को केंद्र में रखते हैं। अहम केंद्रिता बहुत होती है, अपने आप को ही केंद्र, और खासकर प्रारंभिक शैशवावस्था में अहम केंद्रिता इतनी ज़्यादा होती है कि ना तो वो किसी दूसरे बच्चे को पसंद करते। अगर उनके माता पिता चाहें कि लो मैं कोई दूसरा बच्चा ले लूँ, किसी को गोदी लेना चाहे तो चीखने चिल्लाने लगेंगे। ना ही वो अपने खिलौनों को शेयर करते हैं, कोई दूसरा बच्चा आ जाए तो उसको अपना खिलौना नहीं देंगे। अपनी ही भाषा अच्छे लगते हैं, अपने पेरेंट्स अच्छे लगते हैं, कोई दूसरा उन्हें पसंद नहीं आता है। वो क्या होती है, अहम केंद्रिता, यानी स्वयं केंद्रित होते हैं अपने आप पे। ठीक है, अगला है हमारा
गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रिया तो पता है जिसमें गणित के चिन्ह प्रयोग होते हैं, जो गुणा घटाना भाग भिन्न, ठीक है। आरोही अवरोही क्रम भी इसी के अंतर्गत आ जाता है आपका गणितीय संक्रिया के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा वर्गीकरण। वर्गीकरण जानते हैं क्या? जैसे मान लीजिए बच्चे जो हैं वो समाज में सब कुछ देखा, अब उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर देखे, भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर देखे, भिन्न भिन्न प्रकार के आपके पक्षी देखे, भिन्न भिन्न प्रकार की सामान हम घर में देखते हैं, ठीक है। जैसे किचन के इतने सारे टूल्स बच्चे देखते हैं, बाकी घर में जो और भी सामान होता है वो सब देखते हैं। अब क्या करना, वर्गीकरण क्या होता है कि सेम वस्तुओं को एक वर्ग में डिवाइड कर लेना, यानी एक तरीके से जो एक सी दिखने वाली चीज़ें हों उनको एक जगह कर लेना। जैसे मान लो बच्चों ने गाय देखी, बकरी देखी, कुत्ता देखा, बिल्ली देखी, हाथी देखा, शेर देखा, अब उनको कि एक जानवर, ये जानवर जो शब्द है उसके अंतर्गत सारे जानवर आ गए, यानी एक जानवरों का क्या बन गया, वर्ग बन गया। पक्षी देखे तो सारे कि तोता है और आपका कौवा है या आपका बगुला है, सारे जो मुर्गी है, जो भी देखते रहे उनको क्या है एक अलग वर्ग में कि ये सब पक्षी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जो घर में सामान यूज़ होते हैं, ये किचन का टूल्स हो गया या ये जो मतलब ये ऑफिस के टूल्स हो गए, इनको अलग अलग वर्ग में, अलग अलग समूह में बांट देना क्या होता है, वर्गीकरण होता है, ठीक है। अगला है आपका कार्य कारण। प्रारंभिक शैशवावस्था में क्या होता है, कार्य कारण से कोई मतलब नहीं होता है। मतलब आप जैसे बच्चों को डेली सुबह नए कपड़े पहनाते हैं या डेली तैयार करते हैं, और किसी दिन जब आप पार्टी में जाते हो तो भी आप उन्हें तैयार करते हो, तो यहाँ पे उनको अभी कार्य और कारण का पता नहीं है कि हमें ऐसे मेरे साथ क्यों किया जा रहा। जैसे थोड़ी सी उनकी समझ बढ़ती है, वो प्रारंभिक शैशवावस्था से उत्तर शैशवावस्था की तरफ बढ़ते हैं, तो उनके अंदर थोड़ी समझ आ जाती है कि आज सब नए कपड़े पहनने इसका मतलब कहीं जा रहा है, इसीलिए देखो बच्चों को रोना शुरू कर देते हैं, है ना। या आप उनके साथ कोई भी कार्य कर रहे हो तो उन्हें ये हो जाता है कि हाँ मतलब उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, ठीक है। जब भी उनके सामने कोई नया कुछ करता है, लेकिन ये समझ सीधी सी मान लीजिए कि ये प्रारंभिक शैशवावस्था में नहीं होती है, ये आपकी उत्तर शैशवावस्था में थोड़ा थोड़ा जनरेट होना शुरू होता है, ठीक है। कार्य और कारण की कोई कार्य किया जाता है तो उसके पीछे का कारण क्या होता है। अगला स्कीमा। स्कीमा को हम लोग प्रारूप भी कहते हैं। स्कीमा आपको पता है विचारों या प्रतिमाओं का, जैसे जो भी बच्चा देखता है इस वातावरण में, हर चीज़ की एक प्रतिमा उसके दिमाग में सेट हो जाती है, ठीक है। या जो भी वो सोचता है उन सबकी विचारों का जो संगठन होता है, या वो सारे विचार दिमाग में जो एकत्रित हो जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। या एक तरीके से हम मान सकते हैं कि स्कीमा एक विचारों का संगठन होता है। क्या होता है, विचारों का संगठन। अगला है कि संगठन तो वही होता ही है कि जहाँ बहुत सारी वस्तुएं एक जगह इकट्ठी हो जाएं, वो संगठन होता है। चाहे वो प्रतिमाएं हों, चाहे वो विचार हों, लेकिन ये हमारे मस्तिष्क में किस रूप में होते हैं, स्कीमा के रूप में, ठीक है, प्रारूप के रूप में। अब होता क्या है कि जब हमारे सामने कोई समस्या आती है ना, तो हमारी जो स्कीमा, हमारे दिमाग में जो उसका चित्र, जैसे मान लो एक बच्चा है, उसने प्रारंभिक दौर में एक कुत्ते के बच्चे को, छोटे डॉगी को देखा जो वाइट कलर का था, कान थे, उसके मुंह था, आंखें थी, सब देख लिया, तो एक उसके दिमाग में एक स्कीमा बन गया, यानी एक प्रत्यय बन गया, एक प्रारूप बन गया उसके दिमाग में कि हाँ ये, और हम लोगों ने बताया कि ये डॉगी है, ये ऐसा। उसी के समान जब उसके सामने बकरी का कोई बच्चा आ जाता है तो वो इसी स्कीमा जो है के तहत वो कि हाँ ये भी कुत्ते का ये कुत्ता ही है, लेकिन थोड़ा वो दिमाग में विचार कर रहा है कि ये कुछ तो अलग लग रहा है ना। फिर आगे वो कैसे उस पर वो करता है, आगे वाले टॉपिक में बताते हैं आपको अनुकूलन में, ठीक है। तो संगठन क्या होता है, विचारों का या वस्तुओं का या प्रारूपों का संगठन होता है, ठीक है। अगला है हमारा सामाजिक संचरण। क्या होता है, सामाजिक संचरण। अब क्या कहते हैं, जैसे हमारे वाइगोत्स्की महोदय हैं, उन्होंने क्या कहा कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि हमारे जो पियाजे महोदय हैं वो समाज को ना मानते हों, लेकिन वो ये कहते हैं कि समाज का कोई दूसरा व्यक्ति बालक के संज्ञान निर्माण में मदद
नहीं कर सकता है। बालक के अंदर जो जितनी भी मानसिक शक्तियों से मिलकर के संज्ञान बना है, मैंने आपको बताया है, वो सारी शक्तियाँ स्वयं विद्यमान हैं। वो दूसरों को देख करके अपने ज्ञान का निर्माण करता है, लेकिन दूसरा अगर चाहे कि मैं तुम्हारे ज्ञान का निर्माण कर दूं तो ऐसा करना संभव नहीं है। तो सामाजिक संचरण वही होता है कि जहाँ बच्चा समाज में रह के अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करे। पियाजे महोदय ने शुरुआत से ही बच्चे को सर्वोपरि माना है, इसीलिए उन्होंने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक कहा है। ठीक है, कि वो समाज में रह के समाज की आदतों को सीखता है, कोई ज़बरदस्ती उसको नहीं सिखा सकता है। या वो कहते हैं कि समाज का दूसरा कोई कारक किसी भी व्यक्ति के अंदर ज़बरदस्ती कोई ज्ञान ठूंस नहीं सकता, वो स्वयं सीखेगा। इसीलिए ये क्या कहते हैं पियाजे महोदय कि बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दो, उनका जो मना है वो करने दो, उनको करने का अवसर दो, ताकि वो स्वयं खोज के द्वारा अपने ज्ञान का निर्माण करें, क्योंकि स्वयं खोज के द्वारा जो ज्ञान का निर्माण होगा वो कैसा होगा, स्थायी होगा। तो सामाजिक संचरण क्या है, जिसमें बच्चा जो है वो समाज में रहकर अपने ज्ञान का निर्माण करता है। अगला है इनका अनुकूलन। अनुकूलन मतलब हम लोगों को पता है कि किसी भी वातावरण में अपने आप को ढाल लेना क्या होता है, अनुकूलन होता है। किसी भी वातावरण में अपने आप को ढाल लेना अनुकूलन होता है। अनुकूलन दो प्रकार का होता है, एक होता है समावेशन और एक होता है समायोजन। समावेशन क्या होता है, समावेशन को हम लोग आत्मीकरण भी कहते हैं, और दूसरा हमारा है समायोजन। अब देखो समावेशन क्या होता है। समावेशन मतलब होता है कि हमारे मस्तिष्क में जो विचार पहले से थे या जो अनुभव पहले से थे उसमें नया अनुभव जोड़ लेना, उसमें नया अनुभव जोड़ लेना क्या होता है, समावेशन होता है। और समायोजन क्या होता है, समायोजन होता है कि हमारे मस्तिष्क में जो विचार पहले से थे उन विचारों में, और उसके बाद जब हमारे सामने कोई नया विचार आया तो अगर उन दोनों विचारों में अंतर है तो उनको अंतर करके उन दोनों में क्या अंतर है उस अंतर को स्पष्ट करना क्या होता है, समायोजन होता है। फिर से सुन लो, समावेशन होता है, समावेशन में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। हमारे मस्तिष्क में कोई विचार पहले से था, उसी के जैसा कोई दूसरा विचार या कोई प्रत्यय या कोई प्रतिमा हमारे सामने दोबारा आई तो उसको एक्सेप्ट कर लेना, बिना तर्क के एक्सेप्ट कर लेना समावेशन होता है। जैसे बच्चे ने प्रथम बार एक कुत्ते को देखा, उसके बाद उसने एक बकरी के बच्चे को देखा, तो उसने कुत्ते को देखा था, उसके बाद उसने बकरी के बच्चे को जब देखा तो पुराने अनुभव जो उसके पास थे उसमें उसने नया अनुभव जोड़ लिया, देख लिया हाँ ठीक है, ये सोच लिया कि हाँ ये कुत्ता है, यानी कोई चेंजमेंट किया नहीं किया, तो ये क्या हुआ, समावेशन हुआ। ठीक है, आत्मसात कर लिया कि हाँ ये कुत्ते जैसा दिख रहा है ना। ठीक है, समायोजन में क्या होगा कि अब पुराने ज्ञान में और नए ज्ञान में उसको कुछ अंतर दिख रहा है कि ये कुत्ता था और ये है ये। अगर बाई चांस उसने बोल दिया उसने तो अरे ये तो ऐसे बोलता है, ये तो ऐसे बोलता है, मतलब वो इसमें क्या हो, तर्क करने लगा, अंतर करना। ठीक है, दो विचारों में, प्राचीन परिस्थिति में और नवीन परिस्थिति में अंतर करना क्या हो जाता है, समायोजन हो जाता है। इसका ही एक उच्चतम जो है लेवल है वो क्या है, संतुलन, यानी समावेशन और समायोजन में संतुलन करना। समावेशन और समायोजन के बीच में जो क्रिया विधि होती है और उसका जो परिणाम होता है वो होता है संतुलन। अब देखना, बच्चे ने प्रथम बार देखा एक सफ़ेद कुत्ते को देखा, उसके बाद दूसरी बार जब उसने एक सफ़ेद बकरी के बच्चे को देखा तो उसने सबसे पहले क्या किया, समावेशन किया, यानी हाँ ये क्या है, ये मतलब ये कुत्ता ही है। ठीक है, समावेशन कर लिया। लेकिन जब वो समायोजन करता है तो समायोजन में उसने तर्क किया ये कि कुछ तो बनावट में बच्चा भ्रमित हो रहा है कि ये क्या है, ये थोड़ा सा अंतर लग रहा है। लेकिन अब वो अगर और थोड़ा सा जब उसका ज्ञान का लेवल बढ़ता है तो वो क्या कर लेता है, संतुलन करता है। जैसे उसने बोला तो उसने कहा नहीं ये कुत्ता तो नहीं है, है ना, ये कुछ और है। तो यहाँ क्या हो गया, संतुलन हो गया। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे है केंद्रीकरण, जहाँ एक ही वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करना केंद्रीकरण होता है। एक ही वस्तु पर या एक ही व्यक्ति पर या एक ही घटना पर अपने आप को केंद्रित करना केंद्रीकरण होता है। ठीक है, और विकेंद्रीकरण क्या होता है, कई सारी वस्तुओं पर, कई सारी घटनाओं पर अपना ध्यान आकर्षित करना विकेंद्रीकरण होता है। ये 19 शब्द
और बल्कि 20 मान लो, अगर समावेशन समायोजन को हम लोग अलग करेंगे तो 20-21 हो जाएंगे। ये इतने सारे जो शब्द हैं ये आपके जीन पियाजे महोदय ने दिए हैं। ये मुख्य शब्द है मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से, तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इनके सिद्धांत पर चलते हैं। तो देखिए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। याद रखना है, डायरेक्टली प्रश्न पूछ सकते हैं कि पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास में कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो 4 अवस्थाएं बताई हैं। या दूसरा प्रश्न ऐसे आ जाता है, ये 4 अवस्थाएं हैं, इनका सही क्रम उल्टा सीधा कर देंगे, आपको सही क्रम छांटना होगा। ABC करके 4 ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। या 3 ये दे देंगे, कोई एक अलग से अपनी तरफ से बना देंगे, उसमें बता देंगे इनमें से कौन सी अवस्था नहीं है। तो आपको बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखना है। पहली अवस्था है, कितनी अवस्थाएं दी हैं? 4 अवस्थाएं दी हैं। और पहली अवस्था कौन सी है? संवेदी पेशी अवस्था। कौन सी है? संवेदी पेशी अवस्था, जिसको हम लोग इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। गामक मतलब होता है शारीरिक, ठीक है। इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं, इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ क्या होता है, और पहले वर्ष देख लीजिए कि इसका जो कार्यकाल होता है वो 0 से 2 वर्ष होता है। क्या होता है? 0 से 2 वर्ष होता है। नाम देख लीजिए, संवेदी पेशी अवस्था, इसको हम लोग इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं या इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मुख्यतः बालक का जो व्यवहार होता है वो उसकी ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों पर आधारित होता है। यानी अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वो देखता है, जो आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा है, इनके द्वारा देखता है, सुनता है, महसूस करता है, और कामेंद्रियों के द्वारा उन क्रियाओं को करता है, ठीक है। तो जो इंद्रिय पेशी अवस्था में या इंद्रिय गामक अवस्था में या इंद्रिय जनित अवस्था में मुख्य जो व्यवहार होता है वो ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों पर, कामेंद्रिय क्या होती है? जो हम लोगों के हाथ पैर होते हैं, ठीक है। तो ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों पर आधारित प्रथम अवस्था होती है, जिसका कार्यकाल क्या होता है? 0 से लेकर के 2 वर्ष होता है, ठीक। दूसरी अवस्था इनकी है पूर्व संक्रियावस्था, या इसको हम लोग प्राक संक्रियावस्था भी कहते हैं। पूर्व संक्रियावस्था या प्राक संक्रियावस्था भी कहते हैं। इसको इन्होंने 2 भागों में बांटा है। संक्रिया शब्द आपको याद होगा, मैंने अभी पढ़ाया था। संक्रिया मतलब क्या होता है? ऑपरेट करना, ठीक है। किसी भी चीज़ को तोड़ करके देखना संक्रिया होता है। और यहाँ क्या दिया है? पूर्व संक्रिया, यानी जब अभी यहाँ पर संक्रिया शुरू नहीं हुई है, ठीक है, इसलिए इसको पूर्व संक्रियावस्था कहा जाता है। तो पूर्व संक्रियावस्था या प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था, इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था, जिसका कार्यकाल दिया है 2 से 4 वर्ष। प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था का कार्यकाल 2 से 4 वर्ष दिया है। उसके बाद दूसरा है अंतर्दर्शी या अंतः प्रज्ञा काल। अंतर्दर्शी यह अंतः प्रज्ञा काल, जिसका कार्यकाल दिया है 4 से लेकर 7 वर्ष। यानी जो दूसरी संक्रिया है आपकी, दूसरी जो अवस्था है जिसको हम लोग पूर्व या प्राक संक्रियावस्था कहते हैं, जिसका कार्यकाल 2 से 7 वर्ष है, इसको 2 भागों में इन्होंने डिवाइड किया है। पहला प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था, जिसका कार्यकाल 2 से 4 वर्ष है। दूसरा अंतर्दर्शी या अंतः प्रज्ञा काल अवस्था, जिसका कार्यकाल 4 से 7 वर्ष है, ठीक है। तीसरा इनकी अवस्था जो है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब इस अवस्था में क्या करते हैं बच्चे कि मूर्त चिंतन उनका शुरू हो जाता है, यानी जिन वस्तुओं को देखेंगे उनके विषय में वो चिंतन करना शुरू कर देते हैं। अभी तक इन 2 अवस्थाओं में चिंतन नहीं था, ठीक है। याद रखना है कि चिंतन काल कौन सा है या चिंतन की अवस्था कौन सी है, तो मूर्त संक्रिया अवस्था है, जिसमें मूर्त चिंतन होता है। कैसा चिंतन होता है? मूर्त, जिन वस्तुओं को हम देख सकते हैं। मूर्त क्या होता है? जिनको देख सकें, छू सकें, यानी जो स्थूल वस्तुएं होती हैं उन्हीं को तो मूर्त कहते हैं। तो मूर्त चिंतन शुरू हो जाता है। कार्यकाल क्या है? 7 से लेकर 12 वर्ष, ठीक है। उसके बाद चौथी अवस्था जो है वो है औपचारिक संक्रिया अवस्था। कौन है? औपचारिक संक्रिया अवस्था। इसमें क्या होता है? इसको अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमूर्त चिंतन की अवस्था या अमूर्त संक्रिया की अवस्था। अमूर्त चिंतन क्या होता है? जो हमारे सामने नहीं है उसके विषय में भी विचार कर लेना। अमूर्त संक्रिया क्या होता है? जो तथ्य हमारे सामने नहीं है उसका विश्लेषण कर लेना अमूर्त संक्रिया अवस्था होती है। इसका जो कार्यकाल होता है वो 12 वर्ष के बाद होता है। क्या होता है? 12 वर्ष के बाद। ये इस स्टेज में जो थर्ड स्टेज है,
इसमें एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि बालक का जो चिंतन होता है वो 7 से 12 वर्ष के बीच में ही प्रारंभ होता है। कब होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। किन वस्तुओं के प्रति होता है? मूर्त वस्तुओं के प्रति होता है। ठीक है, जब वो अमूर्त वस्तुओं के प्रति चिंतन करने लगता है तब कौन सी अवस्था शुरू हो जाती है? औपचारिक संक्रिया अवस्था शुरू हो जाती है, यानी 12 वर्ष के बाद, जब वो अमूर्त वस्तुओं का चिंतन करता है। चलिए इनकी विशेषताएं और देख लेते हैं। देखिए, पहली जो अवस्था है इंद्रिय पेशी अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था जो है, जिसका कार्यकाल 0 से 2 वर्ष है, इसमें क्या होता है कि बालक का सारा कार्य जो है वो उसकी ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों पर आधारित होता है। ठीक है, यानी एक तरीके से ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों का प्रशिक्षण चलता है। जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं, मान लो 5-6 महीने के जब बच्चे होते हैं, तो उन्हें क्या होता है कि इनकी जो उंगलियों के कार्य होते हैं वो उन्हें नहीं पता है। जैसे हाथ और पैर एक साथ चलाया जा सकता है ये भी उनको नहीं पता। धीरे धीरे क्या करता है कि वो अनुभव के द्वारा एक साथ किसी चीज़ को जैसे पकड़ना सीखते हैं। तो शुरुआत में आप देखो छोटे बच्चों को अगर आप कोई चीज़ पकड़ना चाहो तो उनको पकड़ना नहीं आता है। तो यानी पूरा इनका ये जो प्रथम अवस्था होती है संवेदी पेशी अवस्था, ये ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों पर आधारित होती है। इन्हीं का प्रशिक्षण चलता रहता है, जिसके अंतर्गत बच्चे जैसे चूसना, काटना, पकड़ना, छोड़ना, ये सारी क्रियाएं जो हैं वो सीखते हैं। जैसे चलना होता है, घिसटना होता है ना, बैठना होता है, ये सारी क्रियाएं ये लोग सीखते हैं प्रथम अवस्था में, संवेदी पेशी अवस्था में। अब देख लीजिए इस अवस्था की विशेषताएं देख लो जरा। तो सब इस विशेषताएं हैं कि वस्तु स्थायित्व, तो इसमें बच्चे के अंदर जब तक जैसे बच्चा 2 वर्ष का होता है तब तक बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व जनरेट हो जाता है। जिस चीज़ को वो देखता है, मान लो उसने मोर को देखा तो उसका कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में आ जाता है, या कुत्ते को देखा, बिल्ली को देखा, या जिस भी वस्तु को वो देखता है उसका एक चित्र जो है वो उसके दिमाग में सेट हो जाता है। जैसे ये मार्कर है तो इसका वस्तु ये चित्र उसके दिमाग में फिट हो गया, वो इसको लेना चाह रहा है। तो अगर हम उसको उल्लू बनाने का प्रयास करें कि इसकी जगह हम कोई दूसरा बंद जो ना चल रहा हो वो दे, तो वो इस चीज़ को नहीं लेता है, फेंक देते हैं बच्चे, है ना। तो क्या इस जगह होता क्या है, वस्तु स्थायित्व हो जाता है ना, कि ये चाहिए, ये उसने देखा तो यही चाहिए, इसकी जगह आप उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। ठीक है, वस्तु स्थायी तो आ जाता है। दूसरी विशेषता है परावर्ती क्रियाएं। बच्चे वही कार्य, अभी मैंने बताया था शुरुआत में कि बच्चे वही कार्य करते हैं, वो क्रियाएं करते हैं जिनसे उनको खुशी मिलती है। जैसे अगर उन्होंने शुरू में वो जब घिसटना शुरू करते हैं या अपने घुटनों के बल चलना शुरू करते हैं या चलना शुरू करते हैं, तो उनके सामने जब कोई टारगेट रखा जाता है और उस टारगेट को जब वो पूरा कर लेते हैं, तो जब हम लोग टारगेट हटा के थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं तो फिर से वो वही क्रिया करते हैं। तो ये क्या कहलाती हैं, परावर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। अगली विशेषता है अनुकरण। बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं। शैशवावस्था पूरी नकल पर आधारित है, नकलची होते हैं बच्चे। ठीक है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, अपनी मूल प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग व्यवहार करते हैं। अगर उनको गुस्सा आ गया तो वो रो रो के पूरा घर उठा लेंगे आसमान में, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारे ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। अपनी मूल प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग व्यवहार करते हैं। प्रतिनिधि नाटक, अब क्या करते हैं, वो जो भी जैसे उन्होंने कोई क्रिया की, मान लो किसी कारण उनको हंसी आ गई, अब आप उन्हें बार बार वही क्रिया मतलब उसी टाइप का करने के लिए बोल रहे हैं, तो वो बार बार हंस रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। यानी अभिनय बहुत करते हैं बच्चे, नाटक बहुत करते हैं, किसी की भी नकल उतारना, ठीक है, या किसी भी क्रिया को बार बार वही जो आप मना करें वही बार बार करना, ये क्या हो जाता है, प्रतिनिधि नाटक या प्रतिनिधि अभिनय कहते हैं इसको। बच्चे जब दूसरों की नकल उतारने लगते हैं। ठीक है, अगला है लक्ष्य आधारित व्यवहार। वो जो भी कार्य करते हैं उनका कोई ना कोई उसके पीछे लक्ष्य होता है। जैसे अगर वो रोना शुरू कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उनका टारगेट है, अगर वो हंसना शुरू कर रहे हैं तो कोई ना कोई टारगेट, अगर वो बाहर जाने की जिद कर रहे हैं तो उसके पीछे बाहर जाना उनका लक्ष्य है। तो जो उनका व्यवहार होता है वो कैसा होता है, किसी न किसी लक्ष्य पर आधारित होता है। तो ये पहली अवस्था जो है संवेदी पेशी अवस्था, इसकी ये विशेषताएं हैं, वस्तु स्थायित्व, परावर्ती क्रियाएं, अनुकरण, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, प्रतिनिधि नाटक या लक्ष्य आधारित व्यवहार। अब हम लोग दूसरी अवस्था देखते हैं। देखिए दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका कार्यकाल क्या है, 2 से 7 वर्ष है। ठीक है, इसमें देखिए इस अवस्था में बच्चा स्वयं केंद्रित ना होकर दूसरे व्यक्तियों से व्यवहार स्थापित करने लगता है। लेकिन कब, 2 से 7 वर्ष बताई गई है, तो इधर अभी 2 से 5 वर्ष तक वो अभी इधर
एक तरीके से अहम केंद्रित ही रहता है। 2 से 5 वर्ष तक अहम केंद्रित रहता है। 5 से 7 वर्ष वाली उम्र में, चूँकि टोटल उम्र दी गई है, उम्र में बच्चा जो है वो स्वयं केंद्रित ना होकर दूसरे व्यक्तियों से व्यवहार स्थापित करने लगता है। अब वो सामाजिक संपर्क में आने लगता है, ठीक है। लेकिन याद रखना कि ये कब आएगा सामाजिक संपर्क में, क्योंकि इसमें 2 अवस्थाएं मैंने बताई थी, एक 2 से 4 वर्ष बताई थी। इसमें 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को, एक 2 से 4 वर्ष, एक 4 से 7 वर्ष। तो 4 से 7 वर्ष का जो कार्यकाल होगा उसमें ही बच्चा जो है वो स्वयं केंद्रित ना होकर समाज में समावेशन करने लगता है। लेकिन 2 से 4 वर्ष की जो अवस्था होगी उसमें बच्चा स्वयं केंद्रित ही रहेगा, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं देख लो। इस अवस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। इस अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले जो होता है वो बच्चों को खिलौने से कोई मतलब नहीं होता है। जो 2 वर्ष से जो पहली इंद्रिय जनित अवस्था है उस पर खिलौने से कोई मतलब नहीं होता है। गार्जियन पेरेंट्स जो होते हैं वो महंगे महंगे बच्चों को खिलौना ला के देते तो हैं, लेकिन उन खिलौनों की अहमियत उनके पास नहीं होती है, वो सब तोड़ फोड़ डालते हैं, ठीक है। अहमियत कब होती है? जब ये आपकी सेकेंड स्टेज शुरू होती है, जिसको हम लोग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। 2 से 7 वर्ष के बीच में खिलौना क्या होता है, उससे कैसे खेला जाएगा, इस चीज़ की समझ जो है वो द्वितीय स्टेज में शुरू होती है, इसीलिए इसको खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। अगला है भाषा विकास शुद्ध हो जाता है। इसके पहले सब अशुद्ध बोलते हैं, गड़बड़ सड़बड़ बोलते रहते हैं, ठीक है। भाषा विकास कैसा हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। अगला है अविलोमिता। बच्चे के अंदर इस स्टेज में क्या होता है? अभी या अपलटावी, अपलटावी यानी अभी पलट नहीं कर पाते हैं, किसी भी चीज़ का प्रत्युत्तर नहीं कर पाते हैं बच्चे। जैसे अगर उनको 2 + 2 = 4 है, ये तो जानते हैं, लेकिन 4 में 2 घटा दो, 4 में 2 घटा दो, ठीक है, ये 4 में 2 घटा दो तो 2 आ जाएगा, ये अभी उनको नहीं पता है, अपलटावी होते हैं। अगला है संरक्षण का अभाव। बच्चे देखते तो बहुत कुछ है, उनके मस्तिष्क में स्कीमा के रूप में बहुत चीज़ें आती भी हैं, लेकिन वो उसको बहुत देर तक या बहुत दिनों तक धारण नहीं कर पाते हैं। संरक्षण का अभाव पाया जाता है इस स्टेज में। केंद्रीकरण, किसी एक ही चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं एक समय में एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। एक समय में एक ही वस्तु पर, एक ही व्यक्ति पर या एक ही घटना पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको केंद्रीकरण की अवस्था भी कहा जाता है। एक ही वस्तु या एक ही घटना पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। अगला है जीववाद बहुत होता है। जो भी खिलौना दिया जाता है, उनको टेडी दिया जाए, हाथी घोड़ा या गुड़िया जो भी दिया जाता है, वो उसके साथ वही व्यवहार करते हैं जो वो स्वयं अपने साथ करते हैं। उन्हें लगता है मैं खा लेता हूँ तो ये भी खा लेगा, मैं सोऊंगा तो ये भी सो जाएगा, मैं चलूँगा तो ये भी चलेगा, यानी उनको सजीव मान लेते हैं, ठीक है। जीववाद पाया जाता है। अगला है दूसरों के दृष्टिकोण को ना समझना। आपके घर में, ये हम लोगों के साथ भी हुआ है। मैं अपनी एक घटना बताऊं कि मेरे घर के बगल में मैं छोटी थी तो एक ट्रेजेडी हो गई थी, है ना। और हम बच्चे जो थे वो आराम से, उनके घर के बच्चे भी खूब खेल रहे थे, बाकी सब रो रहे थे। अब जब समझ आता है कि ये कैसा व्यवहार हम करते थे, तो वही होता है कि दूसरे के दृष्टिकोण को ना समझना कि कोई दुखी है घर में, चाहे जितना दुख हो, चाहे जितनी समस्या हो, लेकिन बच्चों को इससे कोई मतलब नहीं, उन्हें हो हल्ला करना है तो करना है, ठीक है। तो दूसरे के दृष्टिकोण को ना समझना। अगली विशेषता है संकेत समझना। बच्चे जो है संकेत समझने लगते हैं। जैसे वो शैतानी कर रहे हैं तो आप उनको आँख दिखाते हो तो वो ये जानने लगते हैं, हाँ मतलब हमें रोका जा रहा है, ठीक है। या शांत रहने का उनको इशारा करते हो या चलने का इशारा करते हो तो संकेत समझने लगते हैं। गिनती वर्णमाला की समझ जनरेट होने लगती है, ठीक है। चिन्ह समझना, बच्चे चिन्ह भी थोड़ा बहुत समझने लगते हैं, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग वाले जो बेसिक चिन्ह है ये भी समझना आ जाता है। और एक है अंतर स्पष्ट ना कर पाना। इस अवस्था की बहुत प्रमुख विशेषता है कि बच्चे अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते। जैसे उनके सामने अगर 1 किलो रुई रख दी जाए और या 1 किलो लोहा रख दिया जाए, ठीक है, उनसे पूछा जाए कि इसमें कौन ज़्यादा बड़ा है, तो रुई वाला को चूज़ कर लेंगे, उसका ढेर कैसा होगा, बड़ा होगा। अंतर नहीं स्पष्ट कर पाते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये इनकी विशेषताएं हैं हमारी सेकेंड स्टेज की, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, ठीक है। अब आगे थर्ड स्टेज देखते हैं हम लोग। देखिए तीसरी जो स्टेज है इनकी वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जिसका कार्यकाल है 7 से 12 वर्ष। कितना है? 7 से 12 वर्ष है। इस अवस्था में क्या होता है कि बालक जो है वो सारे अंक समझने लगता है, लंबाई, ठीक है,
लंबाई, चौड़ाई, भार, वस्तुओं का भार कि कितने केजी है ना, भार, समय, आकार, कैसी कौन शेप, सारी शेप जितनी होती हैं कि ये त्रिभुजाकार है, ये गोलाकार है या ये आयताकार है, सारे आकार, ठीक है। समय, घड़ी उड़ी देखना भी आ जाता है, समय। उसके बाद अनुपात में कि कौन, जैसे अभी पिछली जो स्टेज थी उसमें क्या था कि बच्चा जो है वो रुई और लोहे में अंतर नहीं कर पा रहा था, है ना। अब क्या है कि बच्चे एक अनुपात निकालने लगते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा है, ठीक है। और विशेषताएं इसकी देख लो तो ये है विलोमीयता, अब उसके अंदर आ जाती है, वो किसी भी चीज़ का पलट जवाब दे सकता है। संरक्षण, अब वो सीखे हुए ज्ञान का संरक्षण कर सकता है या धारण कह सकते हैं, धारण कर सकता है। उसके बाद विकेंद्रीकरण, अभी तक क्या था उसके अंदर गुण, केंद्रीकरण का था, है ना। वो किसी भी एक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकता था। अब क्या है विकेंद्रीकरण, कई सारी घटनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित एक साथ कर सकता है, तो उसको क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। अगला है कार्य कारण संबंध, अब बच्चा जैसे कोई भी कार्य करता है तो उसके पीछे उसका क्या कारण है ये जानने लगता है। जैसे अगर उसको विद्यालय भेजा जा रहा है तो किस लिए भेजा जा रहा है, अगर मार्केट वो जा रहा है अपने गार्जियन के साथ तो किस लिए जा रहा है, पापा ऑफिस जाते हैं तो किस लिए जाते हैं, घर में कोई वर्क होता तो घर में कोई आता है तो क्यों आता है ना। ये सारे कार्य कारण संबंध जानने लगता है। अगला है श्रृंखला का ज्ञान हो जाता है, जैसे पहले उसको पहाड़े गिनती सिखाए जाते थे तो वो लगता था नहीं इनको ऐसे क्रम में याद करना है, वो बीच बीच में छोड़ के भी है तो हम लोग उसको सीधा करते हैं कि नहीं छोड़ के नहीं, जैसे मान लो 5 के बाद डायरेक्टली 7 बोलने लगे या 9 बोलने लगे तो हम लोग सीधे सिखाते हैं, श्रृंखला सिखाते हैं। अब उस श्रृंखला की जो समझ है वो उसके अंदर जनरेट हो रही है। जैसे अगर हम उन्हें पहाड़ा सिखाते हैं तो पहाड़े, पहले वो क्या था कि वो जनरली रट्टा मारते थे, अब क्या हो गया कि नहीं हाँ इनको श्रृंखलाबद्ध ही पढ़ना है, तो श्रृंखला का ज्ञान हो जाता है। वर्गीकरण करना, ठीक है, कोई भी समस्या, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति आता है तो उसमें अंतर स्पष्ट करना जान जाता है, उनको वर्गीकृत करना सीख जाता है। तार्किक चिंतन, सबसे प्रमुख प्रश्न यही परीक्षा में पूछा जाता है कि जीन पियाजे की किस अवस्था में बच्चे के अंदर तार्किक चिंतन शुरू हो जाता है, तो वो हो जाता है आपकी 3rd स्टेज में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। लेकिन चिंतन होता कैसा है, मूर्त होता है, मूर्त चिंतन करता है बच्चा, ठीक है। गणितीय संक्रियाएं करने लगता है, अब जोड़ घटाना गुणा भाग अनुपात, आपका आरोही अवरोही कोई भी कम क्रम दे दीजिए, बच्चे उसको सब सीरियल से लगा लेते हैं। तो ये विशेषताएं हैं 3rd स्टेज की, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। चौथी अवस्था और देख लेते हैं। देखिए चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रिया अवस्था, जिसको हम लोग अमूर्त चिंतन अवस्था भी कहते हैं। अमूर्त चिंतन अवस्था क्यों कहते हैं कि इसमें बालक जो है, अब वो जो है 12 वर्ष के ऊपर हो गया है, तो जो वस्तुएं उसके सामने नहीं है यानी अमूर्त है। अमूर्त क्या होता है, जो हमारे सामने ना हो उन पर भी अपना चिंतन करना शुरू कर देता है, ठीक है, उन पर भी संक्रिया करना शुरू कर देता है, तो अमूर्त चिंतन कर लेता है। प्रकल्पना का निर्माण, कल्पनाशील हो जाता है बच्चा, है ना, कल्पना का उसके अंदर निर्माण होने लगता है। और तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है। जैसे कोई भी समस्या आई, मान लो कोई इस समय चुनाव वाला मैटर चल रहा है, तो एक जो बच्चा 12 वर्ष से ऊपर चल रहा होगा वो इस समय पूरी चुनावी गतिविधियों पर ध्यान रखे होगा, सब पे अपना मत दे रहा होगा, यही क्या होता है, तार्किक चिंतन होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं जो हमने इनकी 4 स्टेज बताई हैं आप लोगों को समझ में आई होंगी, जो विशेषताएं बताई हैं वो समझ में आई होंगी, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।